नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का एकेडमिक वार्ता पर। पिछली क्लास में हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य को पढ़ रहे थे। आज मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत सांस्कृतिक जीवन के अंतर्गत मौर्यकालीन राजनीतिक जीवन, मौर्य प्रशासन पढ़ेंगे हम। पहली बार हमारा देश मौर्य काल में पूरे भारतीय महाद्वीप पर राज करेगा। आज के समय में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत ऐसे चार देशों में मौर्य साम्राज्य संभाल रहा था। इस पूरे प्रशासनिक व्यवस्था की प्लानिंग की थी चाणक्य ने, और जिसका वर्णन उनकी एक किताब है अर्थशास्त्र में मिलता है। हम लोग इसी तरीके से एक एक टॉपिक को पढ़ते हुए चलेंगे। उसके बाद सामाजिक जीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राजनीतिक जीवन। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जब भी क्लास हो। राजनीतिक जीवन के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग मौर्य वंशावली देखेंगे। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद उसका पुत्र था बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र अशोक, उसका कुणाल। हालांकि ये बाद के जो शासक पाए गए वो बहुत ही कमजोर शासक थे। यहाँ पर दशरथ का नाम कभी कभी आता है। ये आजीविकों के लिए गुफाएं दान में की थी, आजीविकों के लिए गुफाएं बनवाई थी। इसलिए इसका नाम इतिहास में आता है, पढ़ा जाता है। लास्ट में बृहदत्त था, इसका जो सेनापति था, सेनापति पुष्यमित्र शुंग, इसने इसकी हत्या कर दी थी, बृहदत्त की हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना करी थी, शुंग वंश की स्थापना की। मौर्यों की उत्पत्ति के बारे में अगर बात करें तो अलग अलग स्रोत अलग अलग तरीके से बताते हैं। जैसे जो ब्राह्मण स्रोत हैं वो बताते हैं ये शूद्र थे। बौद्ध साहित्य जो है क्षत्रिय बताते हैं, बौद्ध जैन साहित्य। और मुद्रा राक्षस में वृषण मतलब कुलविहीन, और कौटिल्य भी यही बताता है कि वो लोग कुलविहीन थे, कोई कुल नहीं। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य के विभिन्न नाम है या फिर उपनाम, जैसे सेंड्रोकोटस उसको बोला जाता था। जो सेंड्रोकोटस है, इस शब्द का प्रयोग स्ट्रेबो, एरिन, जस्टिन ने किया। एंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग प्लूटार्क ने किया था। अच्छा, हम लोग राजनीतिक जीवन के विषय में अगर पढ़ें तो यहाँ जो चाणक्य का जो मौर्य प्रशासन है, चाणक्य ने उसको सप्तांग बताया है। कहा कि ये सप्तांग पर आधारित था। सप्तांग तो 7 अंग थे, मतलब सप्तांग विचारधारा पर चलता था। मूल रूप से इसका वर्णन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र में। इसका वर्णन मिलता है। तो सबसे पहले ये क्या, बीच में केंद्र में होता था राजा, और राजा के बाद में ये नंबर 1 पर राजा हो गया, और दूसरे नंबर पर होता था अमात्य, और तीसरे नंबर पर होता था जनपद, चौथे नंबर पर होता था दंड। दंड मतलब बल, बल मतलब सेना। उसके बाद में कोष, कोष मतलब खजाना, खजाना से संबंधित। 5 नंबर। 6 नंबर पर होता था दुर्ग, 7 नंबर पर होता था मित्र। इस तरीके से चाणक्य ने ये सप्तांग बताए, विचारधारा कहा गया है। और शासन जो है ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शासन था। राजा ही सर्वेसर्वा होता था, राजतंत्रात्मक राज्य था जिसमें जनहित कार्य किए जाते, तरीके समझ सकते। अच्छा, इसके अंतर्गत जो राजा होते थे उसके अधीन मंत्री होते थे, तीर्थ मंत्री। अच्छा, जैसे मान लीजिए अमात्य। अमात्य क्या होता था? अमात्य राजा के राजनीतिक सहयोगी होते थे, राजा के राजनीतिक सहयोगी। जो इनकी नियुक्ति होती थी वो एक परीक्षा के बाद होती थी। जितना भी जो अमात्य होते थे उनकी नियुक्ति एक परीक्षा होती थी। परीक्षा का नाम होता था उपधा परीक्षा।
इसके अंतर्गत कौन कौन सी परीक्षाएं होती थी? 3-4 तरीके से परीक्षाएं होती थी। पहली परीक्षा जो होती थी धर्मोपदा, धर्मोपदा परीक्षा। दूसरी परीक्षा होती थी, मतलब इसमें धर्म का ज्ञान है कि नहीं है। मान लीजिए कोई अमात्य बन गया राजा का, उसको धर्म का ज्ञान है ही नहीं, इसलिए धर्मोपदा परीक्षा होती थी। दूसरी परीक्षा होती थी अर्थोपदा, अर्थोपदा परीक्षा। इसके अंतर्गत अर्थ का ज्ञान है कि नहीं, अर्थ का ज्ञान है कि नहीं, धर्म का ज्ञान है कि नहीं। तीसरे प्रकार की जो परीक्षा होती थी वो होती कामोपदा परीक्षा। इसके अंतर्गत में परीक्षा होती थी कि अपनी इंद्रिय सुख का ज्ञान है कि। उसके बाद होता था चौथी जो परीक्षा होती थी भयोपदा परीक्षा। मान लीजिए किसी ने, कोई विदेशी आक्रमणकारी है, वह व्यक्ति हमला कर रहा है और आप उससे डर गए, भयभीत हो गए, तो इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं, इसकी परीक्षा होती थी। तो ये परीक्षाएं होती थी, इन परीक्षाओं के आधार पर ही उसकी नियुक्ति की जाती। ये कौटिल्य ने बताया। कौटिल्य ने कहा कि योग्यता परीक्षा के आधार पर ही अमात्य को नियुक्त किया जाता। और दुर्ग दूसरे नंबर में था। दुर्ग भी कई प्रकार के होते थे। एक जल दुर्ग, पानी में बनाए जाते थे किले, पर्वत दुर्ग जो पहाड़ों पर बनाए जाते थे दुर्ग, औदिक दुर्ग अर्थात रेगिस्तान में बनाए जाने वाले दुर्ग, उसके बाद वन दुर्ग मतलब जंगल में बनाए जाने वाले, जंगल में बनाए जाने वाले किले है ना दुर्ग। कोष की बात करें तो, कोष की बात करें तो कोष मीन्स खजाने से संबंधित है। राजा अपने खजाने को खत्म नहीं करेगा, समाप्त नहीं करेगा। अच्छा, जो अमात्य होते थे इनके अंतर्गत एक मंत्रिणा थी, जैसे कैबिनेट मंत्री टाइप का, और 18 तीर्थ थे और 26 तीर्थों के अंतर्गत 26 विभागाध्यक्ष कार्य। तो जो 18 तीर्थ थे वो इस प्रकार थे। एक सबसे पहले होता था पुरोहित। पुरोहित कौन होता था? पुरोहित जैसे कौटिल्य हो गया, ये प्रधानमंत्री टाइप का होता था। कौटिल्य है, चाणक्य है, ये चंद्रगुप्त के समय में पुरोहित था। दूसरे नंबर सेनापति, सेना का प्रधान होता था, सेना का प्रधान होता था। युवराज, युवराज राजा का बेटा होता था, मतलब अगला उत्तराधिकारी। अगला उत्तराधिकारी होता था। समाहर्ता, समाहर्ता ये कर संकलित करता था, कर संकलन करता था। संविधाता ये कोषाध्यक्ष होता था, कोषाध्यक्ष होता था। नायक ये छोटी सैन्य टुकड़ी होती थी, इनके अधीन एक छोटी सैन्य टुकड़ी काम करती थी। इसी का प्रधान होता था। प्रतिष्ठा ये फौजदारी न्यायालय होता था। मतलब जज टाइप का होता था, आज के समय का जज। व्यवहारिक ये दीवानी न्यायालय होता था। दौवारिक, दौवारिक का मतलब होता था राजमहल की सुरक्षा के लिए। राजमहल की सुरक्षा के लिए होता था। अंतर्वर्षिक ये सीमावर्ती देशों का रक्षक होता था, जो सीमावर्ती थे, सीमावर्ती क्षेत्रों का
रक्षक। अंतपाल, ये अच्छा आटविक जो होता था ये वन मंत्री होता था। 13वें अभिलेख में आटविकों के बारे में लिखा हुआ अशोक का 13वां अभिलेख में मिलेगा। कर्मांतिक ये निर्माण विभाग का होता था। दुर्गपाल दुर्गों का प्रधान होता था। नागरक ये नगर का प्रधान होता था। नगर का प्रधान होता था। प्रशासता ये राजकीय दस्तावेज जो होते थे उनकी देखभाल करता था। दस्तावेजों की देखभाल करता था। मंत्री प्रसिद्धाध्यक्ष ये मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। दंडपाल ये रसद विभाग का प्रधान होता था। इस तरीके से हम लोगों ने ये 18 जो तीर्थ थे मंत्री थे उनके विषय में हमने देखा। और इन मंत्रियों के नीचे विभागाध्यक्ष होते थे और उनका आधा वेतन मिलता था। इनको लगभग कोई 12,000 पण वार्षिक वेतन। पण मतलब रुपया, है ना। चलिए, तो विभागाध्यक्ष इनके मंत्रियों के विभाग को हम लोग देख लेते हैं। पांड्याध्यक्ष ये व्यापार वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था। व्यापार वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था। सुराध्यक्ष सुरा मतलब शराब, आबकारी विभाग, आबकारी विभाग का अध्यक्ष। सुनाध्यक्ष 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 का मतलब होता जहां बूचड़ खाने का अध्यक्ष। बूचड़ खाने का अध्यक्ष। सूत्राध्यक्ष सूत्रा मतलब सूत, कॉटन, सूत उत्पादन विभाग का अध्यक्ष होता था। सूत उत्पादन विभाग का अध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष ये मापतोल का अध्यक्ष होता था। मापतोल का अध्यक्ष। इसी तरह नवाध्यक्ष नवाध्यक्ष जो होता था वह जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष होता था। जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष। गणिकाध्यक्ष ये वैश्यालय विभाग का अध्यक्ष होता था। वैशाली विभाग का अध्यक्ष। दरअसल होता क्या था, देखिए, जो जो वैश्याएं होती है वो दो प्रकार की होती है। एक रूपाजीवी होती थी, रूपाजीवी, एक होती थी शय्याजीवी। जो रूपाजीवी होती है अपने श्रृंगार करके रूप दिखाकर पैसे कमाती थी। इस तरीके से ये इन वैश्यालय में जो गणिकाएं होती थी उनको जासूसी के लिए भी रखा जाता था। राज्य रखा था, राज्य अपनी सुरक्षा के लिए इनका प्रयोग करता था। बाकायदा इनकी लिस्ट होती थी एक, और जितनी महिलाएं हैं वैश्यालय में उसकी लिस्ट होती थी बाकायदा। कोई विदेशी आक्रमण करना चाह रहा है या इस टाइप का कुछ खबर मिलती थी तो इन वैश्याओं को राज्य यूज करता था। यूज मतलब इनको उस जो अटैक करना चाहता है उसके पास भेजकर विश्वास में लेकर उसकी सत्यता को उगलवाने का कार्य करता। चलिए नेक्स्ट है सीताध्यक्ष। सीताध्यक्ष का मतलब होता है जो राजकीय कृषि था, राजकीय कृषि
का अध्यक्ष। बहुत पूछा जाता है ये सवाल, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। लक्षाध्यक्ष, ये सिक्का ढालने का विभाग होता था। सिक्का ढालने का विभाग। विविताध्यक्ष, ये चारागाह था। गो अध्यक्ष, ये पशुधन विभाग था। पशु विभाग का अध्यक्ष। सुवर्णाध्यक्ष, ये सिक्कों की गुणवत्ता की परख करता था। सिक्कों की गुणवत्ता की परख कर। अक्षपटलाध्यक्ष, ये यह महालेखाकार होता था। यह महालेखाकार होता था। ये अश्वाध्यक्ष अश्व विभाग का प्रधान होता था। अश्व विभाग का प्रधान होता था। हस्तिध्यक्ष, हाथियों की देखरेख करने का विभाग होता था। हाथियों की देखरेख करने का विभाग। बंधनागार अध्यक्ष, कैदियों की देखभाल करने वाला। अयुद्धकार अध्यक्ष, ये अस्त्र शस्त्र। मतलब आज के समय में डीआरडीओ की तरीके से यह शस्त्र विभाग की देखभाल करता था। मुद्राध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष ये पासपोर्ट अधिकारी होता था। पासपोर्ट से क्या होता है, आपकी पहचान बनती है। किसी देश में जा रहे हैं तो आपकी पहचान है, किस देश के रहने वाले हो, कहाँ जा रहे हो। और वीजा क्या होता था, वीजा एक जो पत्र होता है, उस पत्र को अनुमति पत्र होता है ना। और जो पासपोर्ट होता है वो पहचान पत्र होता है। अकाराध्यक्ष, ये खनन विभाग का होता था। खनन विभाग। पत्तनाध्यक्ष मतलब बंदरगाहों का प्रधान। बंदरगाहों का प्रधान होता था। संस्थाध्यक्ष, ये व्यापारिक मार्गों का प्रधान। देवताध्यक्ष, ये मंदिरों की देखभाल करता था। मानाध्यक्ष, ये दूरी इत्यादि को नापता था। लोहाध्यक्ष, धार विभाग का अध्यक्ष होता था। कोष्ठागार अध्यक्ष, कोष्ठागार अध्यक्ष का राजकीय गोदामों का प्रधान होता था। वनों का। शुल्काध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष ये व्यापारी होता था। सीमा शुल्क वसूलता था।
इस तरीके से हम लोगों ने मौर्यकालीन प्रशासन में जो अध्यक्ष हैं उनके विषय में देखा। कहीं 26 कहीं कहीं 27 अध्यक्ष लिखे हुए मिलेंगे आपको किताब में। एक किताब जरूर खरीद लीजिए। एस शर्मा है, रोमिला थापर है, एस के पांडे है, सौरभ चौबे है। इनके कुछ प्रमुख अधिकारी जैसे आमात थे, अग्रामात थे, महामात थे, प्रतिष्ठा है, एस्ट्रोनोमोई है, नागरक है, एग्रोनोमोई है, रूप दर्शक है, सौवर्णिक है, गोप है, स्थानिक है। इस तरह के इनके पदाधिकारी होते हैं। एग्रोनोमोई के बारे में पूछ ले तो एग्रोनोमोई क्या है? ये एग्रोनोमोई जो है सड़क निर्माण विभाग होता था। सड़क निर्माण विभाग। गुप्तचर विभाग जो है उसके मुख्य जो उसका प्रधान होता था उसको महामात्या सर्प बोलते थे। गुप्तचर विभाग के जो प्रधान को, इसके प्रधान को महामात्या सर्प बोलते थे। महामात्या सर्प है। एक तो थी संस्था, दूसरी थी संचरा। संस्था और संचरा। गुप्तचर दो प्रकार के होते थे। जो संस्था थी, संस्था के अंतर्गत, संस्था का मतलब होता है जो वो गुप्तचर है जो स्थायी रूप से गुप्तचरी करें राज्य के लिए। जैसे काप्टिक, काप्टिक जो होता था वो विद्यार्थी रूप होता था। विद्यार्थी, मान लीजिए आप गुप्तचर हैं, विद्यार्थी रूप में किसी कॉलेज में इनरोल हैं, आप गुप्तचरी कर रहे हैं। सन्यासी, उदय स्थित मतलब सन्यासी, आप सन्यासी रूप धारण किए हैं और आप राज्य के लिए गुप्तचरी कर रहे हैं। गृहपति, गृहपति का मतलब होता था जो कृषक है, कृषक रूप में। वैदेह, वैदेह का मतलब होता व्यापारी रूप में। तपस, तपस का मतलब तपस्वी। तपस्वियों के रूप में। संचरा, संचरा वो होती थी संस्था जहां घूम घूम कर गुप्तचरी करते थे। घूम घूम कर गुप्तचरी करना। इसके अंतर्गत स्त्री, स्त्री और गैर वैवाहिक, जिसने शादी ही नहीं करी हो। तीस, ये योद्धा होता था। रसद एक क्रूर प्रवृत्ति का। प्रवृचिका, प्रवृचिका मतलब ये होती थी जो भिक्षुणी रूप में रहती थी महिलाएं, राज्य के लिए गुप्तचरी करती थी। अच्छा, अशोक के अभिलेखों में कुछ वर्णित पदाधिकारी हैं, जैसे धम्म महामात, ये धम्म का प्रचार और उपदेश करते थे। प्रादेशिक है, ये कमिश्नर मंडल का प्रधान होता था। रज्जुक जिलाधीश टाइप का होता था। युक्ता, ये अधीनस्थ होता था, है ना। उसी तरीके से युक्ता, है ना। प्रतिवेदक, ये जो प्रतिवेदक थे ये भी गुप्तचर की तरीके से कार्य करते। अशोक के राज्य में, राज्य से संबंधित जो भी समाचार होता था वो यही लोग प्रतिवेदक ही उसको समाचार सुनाते थे। अशोक स्वयं कहता है कि राज्य की जो सूचनाएं हैं वो उसे अवश्य मिलनी चाहिए, चाहे वह पाकशाला में हो या फिर बेडरूम में। मतलब जनता के लिए 24 घंटे 24/7 उपलब्ध रहता था। इतिजिक महामत, ये स्त्री अध्यक्ष महिलाओं से संबंधित देखरेख करता था। और ब्रजभूम, ये जो ब्रजभूम है ये पशुधन विभाग का तरीके से। अच्छा, अगर हम प्रांतीय प्रशासन की बात करें तो प्रांतीय प्रशासन कुछ इस तरीके से होता था। अच्छा, अशोक के समय 5 प्रांतीय प्रशासन पाए गए, जिसमें ये प्रांत है, ये राजधानी मिलान के लिए कभी कभी इसे पूछ लेता है। तो उत्तर पक्ष की राजधानी थी तक्षशिला, दक्षिण पक्ष की राजधानी थी स्वर्णगिरी, और अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, और कलिंग की राजधानी तोसिली, है ना। इस तरीके से अगर प्रांतीय प्रशासन की राजनीतिक इकाई के बारे में बात करें तो सबसे पहले केंद्र था, राज्य था या राष्ट्र था, उसके बाद प्रांत,
दूसरे नंबर पर उसका प्रमुख अधिकारी कुमार या आर्यपुत्र होता था। उसके बाद मंडल, मंडल जो है वो कमिश्नरी टाइप का होता है, इसका प्रमुख अधिकारी प्रतिष्ठा होता था। तो उसके बाद विषय, विषय जिला है ना, इसका विषय पद मुख्य होता था। उसके बाद स्थानीय, स्थानीय 800 ग्रामों का समूह होता था। फिर द्रोणमुख 400 ग्रामों का समूह होता है। खर्वातिक 200 ग्रामों का समूह होता है। उसके बाद संग्रहण, ये 10 ग्रामों का समूह होता था। और उसके बाद सबसे छोटी इकाई होती थी ग्राम, ये इसका प्रमुख जो ग्रामीणी होता था। और ग्राम मतलब एक ग्राम है ना, एक गांव होता था। न्याय प्रशासन की बात करें तो न्याय प्रशासन में दो प्रकार के प्रशासन मिलता है। एक धर्म स्थानीय न्यायालय जिसे दीवानी न्यायालय कहते थे, दूसरा कंटक शोधक जो फौजदारी न्यायालय। राजस्व प्रशासन की बात करें तो इसमें 7 प्रकार के प्रशासन मिला। सबसे पहले दुर्ग, नगरों से प्राप्त आय, राष्ट्र जनपदों से प्राप्त आय, खानों से प्राप्त आय, खनी, सेत फल फूल साग सब्जी से प्राप्त आय, वन जंगलों से प्राप्त आय, ब्रज पशुओं से प्राप्त आय, और वाणिक पथ स्थल मार्ग और जलमार्ग से प्राप्त आय। इस तरीके से राजस्व प्रशासन में ये देखने को मिलता है। नगर प्रशासन की बात करें तो नगर प्रशासन मेगास्थनीज के अनुसार 5 सदस्यों की 6 समितियां होती थी, जैसे विदेश समिति, जनगणना समिति, उद्योग समिति, प्रौद्योगिक समिति, व्यापार समिति, कर समिति, इस तरीके से समितियां होती थी। सैन्य प्रशासन की बात करें तो सैन्य प्रशासन में सबसे पहले अश्वसैन्य समिति, फिर हस्त सैन्य समिति, पैदल सेना समिति, रथ सेना समिति, नौ सेना समिति, रसद सेना समिति। रसद इन सारी समितियों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराता था। रसद समिति की बात करते हैं, ये आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराता था। न्यायालय प्रक्रिया की बात करें तो न्यायालय प्रक्रिया बहुत कठोर विधि थी। दंड जो था बहुत कठोर दिया जाता था। आज यहीं तक। अगर क्लास अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में प्रशंसा करने से ना चूकें। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं, और आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं। और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम लोग सामाजिक वर्गीकरण पढ़ेंगे, समाज पढ़ेंगे, समाज में सामाजिक वर्गीकरण पढ़ेंगे। उसके साथ साथ उनका रहन सहन, खान पान, और जो चतुर्वर्णी व्यवस्था वगैरह है उसके विषय में, और दासों की स्थिति, स्त्रियों की स्थिति, आदि आदि, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।